हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। ऑडियो कैफे में सुधांशु के ये कहने पर कि नित्या उसे प्यार करती है कह रही है, ध्रुवी बिल्कुल शांत रह जाती और उसे शांत देखकर सुधांशु कहता है, ध्रुवी शांत क्यों हो। सुधांशु को बेचैन देखकर ध्रुवी उसे अलग हो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ कर बोले, सिद्ध, अगर मैं खुद के सारे फैसले लूँगी तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊँगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ध्रुवी की बात पर सुधांशु कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए, हेल्प किस तरीके का हेल्प? क्या तुम भी नीचे के लिए वही फील करते हो? नित्या के लिए वही फील करते हैं। ध्रुवी ने खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अगर मुझे उसके लिए फीलिंग होती तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में क्यों आता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुधांशु को गुस्सा होता हुआ देखकर ध्रुवी जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं सिद्ध, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुधांशु एक गहरी सांस भरकर ध्रुवी को चेहरे को पकड़कर बोली, ध्रुवी, विल यू मैरी मी? ध्रुवी सुधांशु के प्रपोजल पर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए, अभी? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। ध्रुवी सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारा डर जायज़ है सिद्ध, लेकिन हमारे कुछ प्लानिंग है जिन्हें हमें पूरा करना है और अचानक कोई फैसला लेकर हम अपने रास्ते में भटक तो नहीं सकते। ध्रुवी की पूरी बात पर मृत्युंजय कुछ पल शांत रहकर बोला, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस जो तुम्हारा मन करे वो करो। अपने शिफ्ट पर जाओ, अपना काम करो और हमेशा हैप्पी रहो, ध्रुवी ने कहा। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिला देता है तो ध्रुवी उसे देखते हुए कहती है, चले ढाबा रात हो चुकी है, कुछ अच्छा सा खा लेंगे। सुधांशु अपना सिर हिलाता है और ध्रुवी के साथ ढाबे के लिए निकल जाता है। इधर सारंग विला में वर्षा और वैशाली रात के डिनर की तैयारी में लगे हुए थे और महक डाइनिंग टेबल में प्लेट साफ कर रही थी। जब नित्या भी वहाँ पर आ जाती है और महक की तरफ देखते हुए कहती है, मैं भी कुछ मदद करूँ? नित्या की आवाज़ पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, सारा काम हो चुका है, अब सब जाकर डिनर करेंगे, तुम भी बैठ जाओ। नित्या महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं खाना बाहर लाने में हेल्प कर देती हूँ। नित्या के कहते हैं वैशाली खाने का ट्रे लेकर वहाँ पर आ जाती है और खाना लगाने लगती है। तभी वहाँ पर विकल्प अपना काम पूरा करके आ जाता है और एक नज़र डाइनिंग टेबल पर दोहराने के बाद किचन में चला जाता है तो देखता है वर्षा मीठे में अभी सिंघाड़े का हलवा बना रही थी। विकल्प वर्षा को देखकर पीछे से उसे कमर से पकड़ लेता है तो वर्षा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो, मैं खाना बना रही हूँ, अगर इधर उधर हो गया तो तुम जलोगे। विकल्प वर्षा की बात पर मुंह बनाते हुए उसके गाल पर किस करने के बाद जाकर वहाँ पर रखे कुर्सी पर बैठ मटर खाते हुए बोला, क्या क्या बनाया है तुमने? विकल्प की बात पर वर्षा बिना उसकी तरफ देखे बोली, खाओगे तो देख लेना। विकल्प वर्षा को मटर के छिलके से फेंक कर मारता है तो वर्षा सिर घुमाकर उसके कलछी दिखाते हुए कहती है, ये दिख रहा है, पड़ गया ना तो गाल पर, तो 4 दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। जिसे सुनकर विकल्प मुंह बनाते हुए उसे मटर से फेंक कर मार कर बोला, और कुछ आता है? तुम्हें हर वक्त अपने प्यारे से पति को धमकाती रहती हो, नहीं तो गंदी हरकत करती हो। वर्षा विकल्प को इग्नोर कर देती है। वही दरवाजे के पास खड़ी नित्या उन दोनों को देख रही थी। उसे अपने और करण के बीच के वो लम्हे याद आ रहे थे जब करण इसी तरह उसे परेशान करता था। पीछे से वैशाली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या देख रही हो? नित्या वैशाली की आवाज़ पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ पर जूस का जार लेने आई थी। वैशाली नित्या की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और अंदर की तरफ चली जाती है तो नित्या भी उसके पीछे आ जाती है। वर्षा वैशाली की बात पर विकल्प की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस बच्चे को देखो, मैं खाना बना रही हूँ तो कढ़ाई में उंगली डाल रहे हैं, अगर जल गया तो? वैशाली वर्षा की बात सुन हल्की शरारत में बोली, तो क्या होगा, तुम उसका दर्द कम कर देना। वैशाली की बात पर वर्षा एक आह भरते हुए बोली, तुमसे तो कुछ कहा नहीं बेकार है, इस बच्चे को समझाने के बजाय उल्टा मुझे रोमांस करना सिखा रही हो। विकल्प वर्षा के बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। वर्षा विकल्प को तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें कि आज किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। वहीं विकल्प उन लोगों को एक नज़र देखने के बाद वर्षा के पास जाकर सिंघाड़े के हलवे में उंगली डालने के बाद उसे अपने मुँह में भर लेता है और खाते हुए कहता है, चीनी थोड़ी कम है। वर्षा विकल्प की हरकत पर पूरी तरीके से घूरते हुए बोली, तुम जूठी क्यों कर रहे हो, अभी पूरी बनी नहीं है। विकल्प अपने उंगली धोने के बाद फिर से वही हरकत करने लगता है तो वर्षा उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे करते हुए कहती है, मैं गैस में तुम्हारी उंगली डाल दूंगी, बता रही हूँ, फिर जल जाएगी तुम्हारी उंगली। वैशाली उन दोनों का झगड़ता हुआ देख कर बोली, क्या हो गया, झगड़ काहे रहे हो?
वर्षा के इंटेंशन को देखते हुए विकल्प बाहर जाते हुए बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे डिनर करना है, बाय। इतना कहकर वो पतली गली से लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वैशाली मुस्कुराते हुए वर्षा की तरफ देख कर बोली, एक बात पूछे। वैशाली की बात सुन वर्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों अभी तक सेकेंड स्टेज पर नहीं पहुंचे क्योंकि वो डरता है। वर्षा के डायरेक्ट जवाब को सुनकर वैशाली उसके कान में धीरे से बोली, हमको लगता है कि अब तुमको मौका दे देना चाहिए। वैशाली की बात सुनकर वर्षा अपना सिर हिला देती है तो वैशाली बाकी का सामान लेकर बाहर चली जाती है और नित्या भी उसके साथ चली जाती है। इधर महक अव्यक्त को देखने के लिए कमरे में आती है तो पाती है अव्यक्त उठ चुका है और मृत्युंजय उसे अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठा हुआ था और एक हाथ में काम कर रहा था। अव्यक्त की नज़र जब महक पर गई वो हाथ आगे बढ़ाकर उसकी तरफ जाने लगा, जिस पर मृत्युंजय उसे संभालते हुए बोला, अभी इरिटेट मत करो। महक मृत्युंजय के बात पर उसके पास जाकर अव्यक्त को अपनी गोद में उठा लेती है तो मृत्युंजय की नज़र महक पर जाती है। महक को देखकर मृत्युंजय बोला, रो रहा था। महक बाहर जाते हुए बोली, सभी डिनर के लिए बैठ चुके हैं, आप भी आ जाओ। खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर मृत्युंजय बोला, मुझे भूख नहीं है। महक मृत्युंजय की बात का बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चली जाती है। महक के जाने के बाद मृत्युंजय अपना हाथ गुस्से में सोफे पर मारते हुए बोला, व्हाट ए फकिंग नॉनसेंस, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो महक। इतना कहते हुए मृत्युंजय फिर से लैपटॉप में अपनी उंगलियां चलाने लगता है। कुछ देर बाद अदिति खाने का ट्रे लेकर अंदर आती है और मृत्युंजय के सामने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहती है, भैया आपका खाना। मृत्युंजय अदिति की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, किसने भेजा। अदिति कुछ पल सोचती है तो उसे याद आता है महक ने कहा था अगर मृत्युंजय पूछे तो कहना रचना चाची ने भेजा था, जिसे याद करते हुए अदिति मृत्युंजय से बोली, माँ ने भेजा है। अदिति की बात पर मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, थैंक यू। अदिति अपना सिर हिला देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अदिति के जाने के बाद मृत्युंजय रोटी खाते हुए खुद से बोला, क्या ये इतनी बुरी तरीके से मुझे इग्नोर करना चाहती है, लेकिन मैंने किया है। इतना सोचते हुए मृत्युंजय लगातार रोटी पर चबाए जा रहा था। कुछ देर बाद महक भी ऊपर आ जाती है और अव्यक्त को नीचे कारपेट पर बैठा खुद भी उसके साथ बैठ जाती है। मृत्युंजय अपना लैपटॉप बंद कर प्लेट उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद चॉकलेट लेकर ऊपर आ जाता है। रैपर की आवाज़ सुनकर अव्यक्त मुड़कर मृत्युंजय की तरफ देखता है तो मृत्युंजय चॉकलेट खाते हुए लैपटॉप में उंगली चला रहा था। अव्यक्त चॉकलेट को देख अपने होठों को लिक करते हुए रेंगते हुए मृत्युंजय की तरफ आ जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। अव्यक्त के पैर को पकड़ने पर मृत्युंजय सिर नीचे झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ। अव्यक्त उसके पैर में पकड़े चॉकलेट की तरफ देखने लगता है तो मृत्युंजय चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें खाना है। अव्यक्त मृत्युंजय के सवाल पर चॉकलेट की तरफ देखता है तो मृत्युंजय खुद खाते हुए कहता है, अपनी मॉम से कहो तुम्हारे डैडा से बात करने के लिए, वरना मैं नहीं दूंगा। मृत्युंजय की बात सुना अव्यक्त कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए मॉम शब्द को सुनकर महक की तरफ देखता है, जो कि लगातार मृत्युंजय को घूरे जा रहे थे। महक के घूरती हुई नज़र को महसूस कर अव्यक्त चुपचाप मृत्युंजय को छोड़कर रेंगते हुए महक के पास आकर खेलने लगता है। मृत्युंजय अव्यक्त को महक के पास जाता हुआ देखकर मुँह बनाते हुए फिर से चॉकलेट खाने लगता है। अव्यक्त चॉकलेट की आवाज़ पर मृत्युंजय की तरफ देखता है तो महक अव्यक्त के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहती है, तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, ओके। अव्यक्त महक की बात सुनकर रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर महक गहरी सांस भरकर कहती है, ठीक है तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं चॉकलेट लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देखने के बाद अव्यक्त के पास आकर उसे चॉकलेट का एक पीस देकर बोला, जल्दी खा लो। अव्यक्त चॉकलेट अपनी मुट्ठी में भरकर लाड़ से लपेटते हुए खाने लगता है। मृत्युंजय उसके साथ बैठकर खाते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट है, जब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है तब मैं इस पर उतरता हूँ। बादाम वाला चॉकलेट दिमाग में बढ़ता है। अपनी मॉम की तरह बनो, अपने डैडा की तरह बनो, तुम्हारी मॉम एक इमोशनल फूल है। दरवाजे के पास खड़ी महक अंदर आते हुए, आप जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। महक की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं अगर कोई गलती ना करूँ तो मुझे माफ़ी मांगने भी नहीं आती। जिसे सुनकर महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, अच्छा तो आप भी सुन लीजिए, जब तक मुझे इस घर में आपकी पत्नी और इस घर की बहू का अधिकार नहीं मिलता मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा।
मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से से बोला, महक तुम किसी और का फ्रस्ट्रेशन मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैं किसी का फ्रस्ट्रेशन आप पर नहीं उतार रही हूँ, मैं बस आपकी गलती रियलाइज करवा रही हूँ। महक ने मृत्युंजय की बात सुनकर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं तुम्हें उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता हूँ जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। हर चीज़ हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती, जिन्हें तुम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हो वो भी नहीं रहते। महक नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मुझे कभी रिश्ते तोड़ने सिखाए नहीं गए, उन्हें हमेशा जोड़ कर रखना सिखाया गया है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और मेरा फर्ज है हर चीज़ को बिल्कुल शांत और परफेक्ट रखना, ताकि हमारा परिवार बना रहे। लेकिन आप ये नहीं चाहते। महक की पूरी बात सुनकर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, मुझे अपनी फैमिली साथ में नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है? महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ मुझे आप उस जगह पर बोलने दो जहाँ मेरी ज़रूरत हो। जिसे सुनकर मृत्युंजय उठते हुए बोला, करण चावला और नित्या मित्तल का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा उनके रिश्ते का फैसला तुम ना लो। लेकिन अगर हमारे समझाने से किसी एक कपल का रिश्ता बच जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें एडवाइस देने में कोई बुराई है, महक ने कहा। जिस पर मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, तुम्हारी एडवाइस कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम्हें देने की भी ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय की बात पर महक अव्यक्त को अपनी गोद में उठाकर खड़ी होते हुए बोली, आप घमंडी हो मैं घमंडी हूँ, मृत्युंजय ने अपने एटीट्यूड में कहा। जिसे सुनकर महक उसे देखते हुए बोली, और मुझे ज़्यादा घमंडी लोग पसंद नहीं। महक की बात पर मृत्युंजय हंसते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी पसंद और नापसंद से फ़र्क किसे पड़ता है? तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है और हमारा एक 10 महीने का बच्चा है। महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसे देखते हुए बोले, आपको पता है आपने अभी क्या कहा? मृत्युंजय महक को सीरियस देख कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो महक अपने कदम पीछे लेकर कहती है, सही कहा आपने, मेरे पसंद और नापसंद से फ़र्क किसे पड़ता है? आपको जो करना है आप तो करके रहोगे ना। मृत्युंजय आगे बढ़कर महक के हाथ को पकड़कर बोला, आई एम सॉरी महक, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी पसंद से फ़र्क पड़ता है। महक अपना हाथ पीछे लेकर मृत्युंजय से बोली, आपको इस बात का घमंड है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती? मृत्युंजय बात को बढ़ता हुआ देख कर बोला, महक लिसन टू मी। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर अव्यक्त को बिस्तर पर बैठाते हुए मृत्युंजय से बोली, आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मुझे लगा था आप बदल जाओगे, आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, लेकिन नहीं, आप कभी नहीं बदल सकते। आप अभी भी वही खुदगर्ज और सेल्फिश आदमी हो। अब मैं नहीं रह सकती आपके साथ, मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा, नहीं रह सकती मैं आपके साथ। आई एम सॉरी। मृत्युंजय ने महक के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। जिसे देखकर महक मृत्युंजय के हाथ को झटक कर बोली, नो आई एम गोइंग। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, यार महक बैठकर बात करते हैं ना। आई एम सॉरी प्लीज़। महक मृत्युंजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोले, मुझे टच कर मत कीजिए मृत्युंजय, और अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आई एम गोइंग। आप अपने एटीट्यूड और ईगो के साथ खुश रहो। मृत्युंजय महक के गुस्से को देखते हुए उसके दोनों हाथ को पकड़ कर बोला, नहीं, मैं अपने आप को समझा सकता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहता, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो महक। महक मृत्युंजय को घूरती रहती है तो मृत्युंजय उसके चेहरे को पकड़ कर कहता है, प्लीज़ डोंट गो। मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ डोंट लीव मी। महक मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए जो कि लाल हो चुका था उसे इग्नोर करते हुए कहती है, मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। मृत्युंजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महक के दोनों हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी प्लीज़ डोंट लीव मी। यार मैं तुम्हारी सारी फीलिंग की कदर करूँगा, तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। महक मृत्युंजय के आंसू को देखकर अपना हाथ पीछे लेकर बोली, रोना बंद कीजिए। मृत्युंजय जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करते हुए बोले, सॉरी मैं नहीं रोऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाओ। महक आगे बढ़कर मृत्युंजय को गले लगा लेती है तो मृत्युंजय उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर रोने लगता है। वहीं मृत्युंजय को रोता हुआ देख अव्यक्त भी रोने लगता है। अव्यक्त के रोने की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय महक से अलग होकर अव्यक्त को अपने सीने से लगाते हुए महक से बोला, मैं अपने अभी को नहीं ले जाने दूंगा और मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। महक की आंखों में नमी तैर गई थी। मृत्युंजय एक हाथ से अव्यक्त को पकड़े नम आंखों से महक की तरफ देखते हुए बोला, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आई एम सॉरी, आई विल नेवर इग्नोर यू अगेन।
महक मृत्युंजय को 2 मिनट घूरने के बाद उसे जाकर गले लगा लेती है तो मृत्युंजय एक हाथ से कसकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और दूसरे हाथ से अभी को पकड़ा रहता है। कुछ देर बाद महक मृत्युंजय से अलग होकर बोली, रोना बंद कीजिए और सो जाइए। मृत्युंजय महक के बात पर अपना सिर हिलाकर अव्यक्त को उसके गोद में देते हुए बोला, मैं चेहरा धोकर आता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय बाथरूम की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय के जाने के बाद महक अव्यक्त को अपने सीने से लगाते हुए बोली, मॉम बहुत बुरी है, आपके डैडा को रुला रही थी वो। अव्यक्त जो कि रोने के कारण खुद भी अब नींद की आगोश में जा रहा था, महक की बात का कोई जवाब नहीं देता तो महक उसे कैंडल में सुला देती है और उसे अच्छे से कवर करने के बाद बिस्तर की तरफ चली जाती देखती है जहाँ मृत्युंजय बाथरूम में आकर बैठा हुआ था। महक लाइट ऑफ कर एकदम लाइट ऑन करते हुए बिस्तर पर आ जाती है तो मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू कॉर्डल यू। महक बिस्तर पर लेट जाती है तो मृत्युंजय ब्लैंकेट खींचकर ओढ़ने के बाद महक के सीने पर अपना सिर रख कर अपना एक पैर उसके पैर ऊपर रख उसे कमर से कसकर पकड़ गले लगा लेता है। महक उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है तो मृत्युंजय आंखें बंद कर धीरे से कहता है, मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा, तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, आई लव यू सो मच महक। मृत्युंजय की बात को सुनकर महक सिर झुकाकर उसके माथे पर चूम लेती है और उसे गले लगाकर अपनी आंखों बंद कर लेती है। इधर नित्या बार बार करवट बदल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर बैठ जाती है और फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ बिस्तर पर मारते हुए कहती है, तुम चले क्यों नहीं जाते, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। इतना कहकर नित्या पानी पीकर फिर से सोने की कोशिश करने लगती है और तकिए को गले लगा लेती है, लेकिन उसे तो करण के टाइट हग की आदत हो थी जो वो पिछले 9 महीने से महसूस करते हुए आ रही थी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखना, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।